1935 का जब एक्ट बना उसमें कायद-ए-आज़म की ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स थी वो हिस्सा हुई, यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर नहीं भी हुई तो डायरकी निज़ाम उसमें आया, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट था। सिंध को बम्बई से अलग किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को तस्लीम किया गया, तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन को तस्लीम किया गया, यानी जो कायद-ए-आज़म की लिहाज से डिमांड्स थी वो उसमें हिस्सा बनी। लेकिन जो उन्होंने 1935 का एक्ट बनाया उसमें उन्होंने तमाम सजेशंस को मद्देनज़र रखा, जिसमें साइमन कमीशन की भी सजेशंस थी, जिसमें कायद-ए-आज़म की 14 पॉइंट्स थी और कुछ नहीं, उन्होंने मिला के 1935 का एक्ट दिया। 1935 का जो एक्ट था, it was the last constitution of United India, and it has a importance because it was the first constitution of both independent country India and Pakistan after the independence in 1947। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। 1935 के एक्ट में सिंध को बम्बई से अलग किया गया, तो 1936 में सिंध ऑफिशियली बम्बई से अलग हो गया। यानी सिंध ऑफिशियली बम्बई से अलग होने का मकसद है कि सिंध पहले बम्बई का इस तरह हिस्सा था, यूँ समझे कि जैसे बंगाल सूबा पाकिस्तान का हिस्सा था, यानी एक लिहाज से बहुत दूर, एक लिहाज से उसका हिस्सा सूबा, लेकिन सूबे का स्टेटस अलग है। सूबे का स्टेटस उस वक्त बम्बई के पास था, सिंध बम्बई में मर्ज था, तो इस लिहाज से सिंध के लिए ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं थी। सिंध के लिए फ़ायदा इसमें था कि सिंध बम्बई से अलग किया जाए, क्योंकि कायद-ए-आज़म खुद सूबे सिंध से बिलोंग करते थे, कराची से ज़ाहिर है सूबे सिंध से, तो उनकी एक डिमांड थी कि सिंध को जो है वो बम्बई से अलग किया जाए ताकि उनका जो फादर प्रोविंस है वहाँ से वो पॉलिटिक्स कर सकें। लिहाजा 1936 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। 1937 में इलेक्शंस हुई, और ये इलेक्शंस ऐसी हुई कि जिसमें मुस्लिम लीग को कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स नहीं मिले। मुस्लिम लीग ने बहुत कम सीट्स, 2 सीट्स आई थिंक सिंध में उन्होंने सिक्योर की, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत सीट्स, यानी जो वो सीट्स जो मुसलमानों के लिए रिज़र्व रखी गई वो सीट्स मुस्लिम लीग नहीं जीती, तो सिंध से भी नहीं जीती, पंजाब से भी उन्होंने 2 सीट्स, शायद सिंध से 3, पंजाब से 2, इस तरह बहुत कम फिगर है, तो वो सीट्स उन्होंने जीती। यानी एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग उसमें बिल्कुल वाइट वाश हो गई। और फिर कायद-ए-आज़म क्योंकि सियासत जोड़ तोड़ के माहिर थे, तो कायद-ए-आज़म हमेशा अगर आप गांधी की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो वो पब्लिक पॉलिटिक्स ज़्यादा थी, यानी अवाम, जैसे पाकिस्तान की सियासत में अगर देखें, जैसे भुट्टो की सियासत एक अवामी सियासत ज़्यादा हुआ करती थी। पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो लीडरशिप है, या आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी सियासत अगर आप देखें तो वो इतनी ज़्यादा अवामी नहीं है, वो जोड़ तोड़ वाली सियासत है कि भाई आप आ जाएं, फिर जो है वो मतलब अवामी भी है लेकिन वो ज़्यादा है जोड़ तोड़ की। तो इसी सेंस में मैं कह रहा हूँ कि गांधी की जो सियासत होती थी वो अवामी बहुत होती थी, इसलिए उनका लुक भी अवामी होता था। गांधी को आप देखेंगे तो एक अवामी आपको पर्सनैलिटी नज़र आएंगे। कायद-ए-आज़म की अगर आप ड्रेसिंग स्टाइल देखेंगे तो वो उस वक्त कोई आम पब्लिक की अवामी स्टाइल नहीं हुआ करता था, एलीट क्लास की जो है वो स्टाइल हुआ करता था। और अगर भुट्टो साहब अवामी सियासत करते थे तो भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी अवामी हुआ करती थी। भुट्टो साहब इवन स्पीचेस करते थे, अपनी शर्ट का बटन बंद नहीं करते थे, यानी बटन खुला हुआ है यूँ आम पब्लिक जैसे मतलब आम इंसान की लाइफ होती है ना, इस तरह वो करते थे। तो फिर कायद-ए-आज़म ने उसकी जोड़ तोड़ एक ये की कि उन्होंने ये देखा कि अगर हम मुस्लिम लीग हार गई है तो कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस है उसमें, तो पता चला कि कांग्रेस भी नहीं जीती है। नहीं जीती है से मुराद है कि मुसलमानों की सीट्स वो नहीं जीती है। तो फिर जो है कायद-ए-आज़म ने ये मालूम किया कि ये जीता कौन है, तो पता चला कि बंगाल से के फजलुल हक जीते हैं, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं अलग अलग सूबों से। सिंध से गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जीते हैं, बलूचिस्तान से काजी फ़ायज़ ईसा के फादर काजी ईसा जीते हैं, और इस तरह खान अब्दुल गफ़ार ख़ान और
पंजाब से सिकंदर हयात, इस तरह मुस्लिम लीडरशिप जीती है जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से या आज़ाद उम्मीदवारान हैं। तो कायद-ए-आज़म ने उन सब के साथ एग्रीमेंट्स किए, उन सब के साथ मुआहदे तय किए। ए के फजलुल हक के साथ किया, सिकंदर हयात के साथ पैक्ट किया, जिना सिकंदर हयात पैक्ट जाना जाता है 1937 में। और इन पैक्ट्स का मकसद था कि अब जिना साहब ने उन्हें ऑफ़र दी कि आप लोग मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं और मुस्लिम लीग इन फ्यूचर जो भी इलेक्शंस होंगे आपको इस इलाके से अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खड़ा करेगी। तो इस वजह से वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग जो हारी हुई पॉलिटिकल पार्टी थी 1937 में, वो अब एक मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बन के आगे आ गई, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसमें वो शामिल हो गए, सिकंदर हयात, ए के फजलुल हक और सब, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। तो फिर 1937 के इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनाई गई, इंडिया की गवर्नमेंट जो बनाई गई, उसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई, यानी उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। और यही ए के फजलुल हक थे जो बाद में, जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में, पाकिस्तान रेजोल्यूशन में उन्होंने जो रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड पेश किया, जिसका नाम आपने सुना होगा ए के फजलुल हक, वो वही ए के फजलुल हक है। 1939 में जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट में थी तो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई 1939 में। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो हिंदुस्तान के हालात भी बिल्कुल चेंज हो गए। और इन 1939 हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और आपने एमसीक्यूज़ में आपको सवाल भी मैंने दिया था, लॉर्ड वेलिंगटन, क्योंकि वो जो है लॉन्गेस्ट रहे हैं और 43 तक वो रहे। तो 1943 में लॉर्ड वेवेल आए, तो मैं 1939 में पूछ रहा हूँ। लॉर्ड वेलिंगटन थे उस वक्त और उनके दौर में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई यहाँ पर हिंदुस्तान में। ज़ाहिर सेकेंड वर्ल्ड वार तो यूरोप में हुई, लेकिन उसका असर जो है यहाँ भी मौजूद था। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार ये तय हुआ कि जो कांग्रेस थी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर पुट करने के लिए गवर्नमेंट से रिज़ाइन दे दिया, ओहदों से रिज़ाइन दे दिया और पूरे हिंदुस्तान में एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला ली और पूरे हिंदुस्तान में अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने एहतजाज स्ट्राइक्स शुरू कर दिए। जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने कांग्रेस ने जब रिज़ाइन दिया तो मुस्लिम लीग ने यहाँ अपनी पॉलिटिक्स की और पॉलिटिक्स से ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने ओहदों से रिज़ाइन नहीं किया। अंग्रेज़ों को ये डिमांड दी कि वो लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसकी ये बात कर रहे हैं, लाहौर रेजोल्यूशन, अंग्रेज़ उस लाहौर रेजोल्यूशन को अप्रूव करें। लिहाजा लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पेश किया गया, जिसमें ये डिमांड की गई कि ये जो मुस्लिम प्रोविंसेस हैं इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। लफ्ज़ स्टेट्स था, स्टेट नहीं था, तो इनको अलग बनाया जाए। ये नॉर्थ वेस्ट के जो हैं इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। ये लाहौर रेजोल्यूशन में पेश किया गया और लाहौर रेजोल्यूशन में जब ये पेश हुआ, ये 27वां सेशन था मुस्लिम लीग का। इट वाज द 27th सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट लाहौर। 22 मार्च एंड 23 मार्च 2 दिन ये सेशन चला और उसमें ये तय हुआ कि अंग्रेज़ों ने इसको एक लिहाज से अप्रूव किया, उसकी इजाज़त दी, तभी इसकी अहमियत है। और जैसे ही ये लाहौर रेजोल्यूशन बना तो कांग्रेस ने सियासत शुरू की कि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान बनाने की बात कर रही है, और क्योंकि उसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन था, लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था और मुस्लिम लीग सियासत कर रही है पाकिस्तान बनाने की और हिंदुस्तान को तकसीम की। तो ये जब वो बोलते रहे, ये न्यूज़ में बातें आती रहीं, तो अगले साल इन 1941 उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन का मुस्लिम लीग ने नाम चेंज करके रख दिया पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और ये 28वें सेशन में हुआ और ये मद्रास में सेशन था।
28th सेशन, उसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन रखा गया इसका नाम, और इसको अब पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन प्रपोज़ल आया इंडिया में, जिसका मकसद था, सर स्टीफर्ड क्रिप्स वो प्रपोज़ल लेके आए जिसका मकसद था कि हिंदुस्तान हमें इस जंग में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में अगेंस्ट जर्मनी हमें सपोर्ट करे, और जंग जैसे ख़त्म होगी हम हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स प्रपोज़ल इन 1942 and it was rejected by both political parties, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। आपको क्या लगता है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था या रिजेक्ट करना चाहिए था इस प्रपोजल को? क्यों? बिल्कुल आज़ादी दे देते तो वो भी एक, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि देंगे या नहीं। लेकिन दूसरा ये भी तो सवाल था कि अगर ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार के जब ये बात कही गई, अगर वो हार जाते तो क्या जर्मनी फिर इनको रूल करता? तो एक लिहाज से ये एक्सेप्ट करना इनके लिए मुमकिन ही नहीं था। और 1942 में गांधी ने इसको रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया और फिर मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, और गांधी ने एक मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ दो तारीख 1942 में ये शुरू हुई। नाइनटीन 1943 में लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान के वाइसराय बने, और 1944 में करस्पॉन्डेंस हुई बिटवीन गांधी एंड जिन्ना और गांधी के दरमियान खतूत में गुफ्तगू हुई, और उन्होंने राजगोपालाचार्य जो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला था उसको डिस्कस किया 1944 में। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। शिमला डिप्यूटेशन अलग है विच वाज इन 1906 जिससे मुस्लिम लीग बनी। शिमला कॉन्फ्रेंस जो मैं अभी बता रहा हूँ ये अलग है, 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस। और एक है शिमला एग्रीमेंट विच वाज हैपेंड इन 1972 बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये तीन रिलेटेड हैं, आप कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। कोई सवाल आए तो पहले उसको समझें कि ये शिमला डिप्यूटेशन के बारे में पूछ रहे, शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहे हैं, या शिमला एग्रीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में बिटवीन भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, शिमला एग्रीमेंट इन 1972 बिटवीन भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। शिमला कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन 1945, लॉर्ड वेवल उस वक्त वाइसराय थे। और शिमला डिप्यूटेशन 1906 में जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, मुस्लिम लीग बनाने के लिए गए थे। तो वो शिमला जो कॉन्फ्रेंस है 1945, इसको वेवल प्लान भी कहा जाता है, वेवल प्लान, क्योंकि उस वक्त लॉर्ड वेवल जो है उसके वाइसराय थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो वाइसराय की जो कैबिनेट है उसके मुसलमानों की तादाद कितनी हो और हिंदुओं की तादाद कितनी हो, जिस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने एग्री नहीं किया, वो एग्री नहीं हो पाए उस तादाद पर। नतीजा ये हुआ कि शिमला कॉन्फ्रेंस भी नाकाम हुआ, और 1945 के एंड में और 1945 के शुरू में, यानी दिसंबर 1945 और जनवरी 1946, इनके दरमियान प्रोविंशियल और फेडरल इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शंस में सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत मुस्लिम लीग की जितनी सीट्स थीं मुस्लिम लीग मरकज़ में जीती। मरकज़ में मुस्लिम लीग की कामयाबी 100% थी, प्रोविंसेस में 90% थी। तो मुस्लिम लीग अब यहाँ 1946 में एक बात वाज़े हो गई कि अब जो है मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है फॉर द मुस्लिम्स, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। और 1946 में दोबारा जो गवर्नमेंट बनाई गई उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को शामिल किया गया। कुछ मिनिस्ट्रीज़ मुस्लिम लीग ने ली और कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं कांग्रेस ने ली।
और जो सबसे अहम मिनिस्ट्री थी जो मुस्लिम लीग को मिली, दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस which was given by Liaquat Ali Khan. So Liaquat Ali Khan was the finance minister in 1946. और 1946 के इन इलेक्शंस के बाद और हुकूमत बनने के बाद हिंदुस्तान में एक नया प्रपोज़ल आया। वो ये प्रपोज़ल आया कि कैबिनेट मिशन मंसूबा आया और ये 1946 में दिया गया। इसमें हिंदुस्तान को ग्रुप्स में तकसीम किया गया, यानी हिंदुस्तान के 3 ग्रुप बनाए गए। आप समझ जाएंगे या मैं यहाँ लिखूँ? आप समझ जाएंगे, अगर मसला हो तो बताइएगा। हिंदुस्तान में 3 ग्रुप्स बनाए गए, यानी हिंदुस्तान सारा हिंदुस्तान ही रहेगा, उसमें मरकज़ एक ही रहेगा, फेडरल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 3 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और उन ग्रुप्स में सूबे शामिल किए गए। ग्रुप ए जो था उसमें मौजूदा सिंध, पंजाब, के बलूचिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान शामिल किया गया। ग्रुप बी जो था, नहीं, ग्रुप ए जो था उसमें मौजूदा हिंदुस्तान के हिंदू अक्सरत वाले सूबे शामिल किए गए, यानी बम्बई, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास, ये सब ग्रुप ए में शामिल किए गए। ग्रुप बी में मौजूदा पाकिस्तान के सूबे यानी सिंध, पंजाब, के बलूचिस्तान, और ग्रुप सी में बंगाल और आसाम। अब इस तरह सूबे ग्रुप्स का हिस्सा बने और ग्रुप्स बनाने का मकसद था कि अब हिंदुस्तान यूनाइटेड रहेगा, ये सूबे इन ग्रुप्स का हिस्सा रहेंगे और ये सूबे इन ग्रुप्स का हिस्सा 10 साल तक रहेंगे। अगर 10 साल बाद वो अपना ग्रुप चेंज करना चाहें तो ग्रुप चेंज कर सकते हैं, यानी अगर सूबा सिंध ग्रुप ए बी में है और ए में जाना चाहता है तो जा सकता है, अगर बंगाल सी में है और बी में या ए में जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन आफ्टर द 10 ईयर्स। और 10 साल तक ये इसका इस तरह सिलसिला रहेगा। हिंदुस्तान तकसीम नहीं होगा, हिंदुस्तान पूरा मुल्क एक मुल्क ही रहेगा। 3 ग्रुप्स होंगे, ये सूबे उन ग्रुप्स का हिस्सा होंगे और वो ग्रुप्स एक मरकज़ का हिस्सा होंगे, एक फेडरल होगा। अंग्रेज़ अपनी हुकूमत का इख्तिताम करके यहाँ से चले जाएंगे, यानी वो यहाँ हिंदुस्तान के हैंड ओवर करके जाएंगे पावर्स। और अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। दिस वाज बेसिकली द प्रपोज़ल दैट वाज नोन एज कैबिनेट मिशन प्रपोज़ल इन 1946। काबीना का मंसूबा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि दोज हु वर द मेंबर ऑफ कैबिनेट प्लान वर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं। There were 3 members of cabinet mission plan: A.V. Alexander, Sir Stephen Cripps, A.V. Alexander, एक कोई और मेंबर था, उसका नाम मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ वरना आप सर्च कर लीजिएगा। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. Alexander, पैथिक लॉरेंस। ये तीनों बरतानिया की कैबिनेट के मेंबर्स थे, जैसे वज़ीर आज़म की कैबिनेट की मेंबर्स होते हैं। पैथिक लॉरेंस, A.V. Alexander, A.V. A.V. Alexander, ये जो मेंबर्स थे इसलिए इसको कैबिनेट का मंसूबा कहा जाता है क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर थे। इन्होंने जो सजेशन दी वो मैंने आपको बताई। अब मुझे आप बताएं, क्या इस मंसूबे में आपको पाकिस्तान नज़र आ रहा था? तो मुस्लिम लीग को क्या करना चाहिए? मुस्लिम लीग को रिजेक्ट करना चाहिए। और कांग्रेस को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। कांग्रेस रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान और मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द कैबिनेट मिशन प्लान। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और यही सबसे बड़ी, और ये बात हो रही है तब की पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले की। हम तो ना 40 की बात कर रहे हैं, ना 37 की, ना 45 की। और
कायद-ए-आज़म वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अबुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जिसके बुनियाद पर अबुल कलाम आज़ाद ने इसको एक्सेप्ट किया था। कुछ किताबों में ये लिखा गया है, जिसके बुनियाद पर अबुल कलाम आज़ाद को प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया और फिर आई थिंक नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान और प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और उन्होंने जो है इसको रिजेक्ट किया, जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग ने एहतजाज किया और जिसको मुस्लिम लीग ने फिर डे सेलिब्रेट किया, डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, कि अब जो है हम आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। अब अगर आप हमारे इंटरेस्ट को मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम भी आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आयशा जलाल और जसवंत सिंह, जिसकी किताब का मैंने हवाला दिया था, उन्होंने पूरा फोकस किया है इस मंसूबे पर। उन्होंने ये सजेस्ट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि कांग्रेस ज़्यादा ज़िम्मेदार थी हिंदुस्तान को तकसीम की बनस्बत कायद-ए-आज़म के, मुस्लिम लीग के। नेहरू और गांधी ज़्यादा ज़िम्मेदार थे हिंदुस्तान को तकसीम करने के कंपैरेटिव कायद-ए-आज़म के। कायद-ए-आज़म ने तो फिर जब उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो फिर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाया और एक वायलेशन भी नज़र आई। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम जो है ना आपके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वरना अगर ऐसा होता कि अगर वो ये चाह रहे थे कि एक सेपरेट मुल्क बनाया जाए तो 46 में वो उसको खुशी खुशी तस्लीम नहीं करते। तो यहाँ से हिंदुस्तान की इस इवेंट से हिंदुस्तान की सियासत का बिल्कुल रुख अलग है, बिल्कुल उसका एंगल अलग है। और फिर 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, और लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा ही इसलिए गया कि वो हिंदुस्तान में तकसीम करे। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा ही इसलिए गया कि वो हिंदुस्तान को तकसीम करे। उन्होंने आते ही 3 जून मंसूबा दिया, 3 जून प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान भी आप कह सकते हैं और पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है उसको। और 3 जून 1947 में जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया, और फिर उसको तकसीम किया गया। और 15 अगस्त की मिडनाइट जो है दोनों मुल्क आज़ाद हुए, पाकिस्तान एंड इंडिया। ब्रिटिश विथड्रॉ कर गए, नए मुल्क 2 बन गए, और पाकिस्तान ये पाकिस्तान है जिसमें आप रहते हैं, और इंडिया वो इंडिया है जिसमें इंडियंस रहते हैं। और आप सबको मुबारक हो नए मुल्क की। यार इसमें कोई एक तो पर्सपेक्टिव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको मार के चले गए या इसको छोड़ के चले गए। हाँ, दोनों बातें हैं। अगर हमारी आप जदोजहद देखेंगे वो भी है कि अगर हम उन्हें ये नहीं भी चाह रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो चाह रहे थे कि वो चले जाए। दोनों चीज़ें थी, ज़्यादातर पीसफुल था। यानी अगर सेपरेशन आप देख ले 3 जून प्लान को, असल तो सेपरेशन डिसाइड 3 जून प्लान में हुई ना, वो तो एक टेबल टॉक में हुआ ना, लोगों को मारना और ये सब तो बाद में हुआ। लेकिन जो उससे पहले के इवेंट्स थे, मसलन जैसे डायरेक्ट एक्शन डे में नुकसान हुआ या इस तरह और कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई तारीख़ में, वो तो ज़ाहिर होती रही हैं। 1922 में 21 में जो हुआ था, जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग ट्रेजिडी पेश आई थी जिसमें लोगों को मारा था, या चोरा चोरी इवेंट जो पेश आया था जिसमें बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन को जलाया गया था। तो इस तरह की वायलेशंस तो हुई थी और वो होती हैं हर मूवमेंट में। लेकिन कंपेरेटिव अगर आप उसको बड़ी एंगल से देखेंगे तो वो पीसफुल था। यानी जंग, जैसे अगर आप देखें कि बंगाल आज़ाद कैसे हुआ, वो तो हम पीसफुल नहीं कहेंगे ना, वो तो एक जंग हुई।
और लेकिन अगर इसमें हम पाकिस्तान का बनना देखें तो वो तो एक पीसफुल उसको हम कह सकते हैं। वो सब बाद में हुई, पाकिस्तान बन 14-15 अगस्त के बाद की कहानी है ये सारी। बाद में नुकसान ज़्यादा हुए, लोगों को सही सेटल्ड नहीं किया गया, लोगों को काउंसलिंग सही नहीं की गई। एक ही गांव में लोग आपस में लड़ रहे थे, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम इंडिया चले जाओ, दोनों को पता नहीं है कि ये गांव पाकिस्तान का है या इंडिया का है। ये वाला माहौल हो गया, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं थी, लोगों को सही से सेटल नहीं किया गया। रिफ्यूजीज सेटलमेंट का इशू हुआ। हिंदुस्तान की तारीख में भी ये मेंशन करते हैं कि हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ और बड़ी खून बहा किया, जबकि हम ये अफजल किया है निराकरण पक्ष से कि नेगोशिएशन से पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उन्होंने छोड़ के अपने फाइनेंशियल या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रिटिश इंतजाम। आप ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग एंगल हैं। बाज़ तो कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी अभी तक चैलेंजेबल है। बाज़ का ये भी एक अंग्रेज़ ऑथर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द लॉन्गेस्ट अगस्त। द लॉन्गेस्ट अगस्त का मकसद है कि ऐसा अगस्त जो 1947 में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, लॉन्गेस्ट अगस्त। मुझे उस ऑथर का नाम याद नहीं है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट अगस्त बुक। तो बाज़ का तो ये भी मौक़िफ़ है, बाज़ का ये भी है कि पाकिस्तान या इंडिया की जो आज़ादी है, यानी ब्रिटिश, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसका एक पावर ख़त्म हो गया था, जो ब्रिटिश पावर में रहा था वो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी को ख़त्म कर दिया और जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कंट्रोल था वहाँ अपनी कॉलोनीज़ को उन्होंने ख़त्म कर लिया। फ़िज़िकली कॉलोनीज़ को ख़त्म किया, लेकिन सॉफ्टली उन्होंने उन कॉलोनीज़ को हैंड ओवर कर दिया यूएसए को। वो यूएसए की कॉलोनीज़ बन गई इनडायरेक्टली, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर के ज़रिए एक तो आप फिज़िकली उसमें मौजूदगी है, लेकिन वो उसमें फ़िज़िकली मौजूदगी नहीं है। सॉफ्ट पावर के तहत यूएसए उसको रूल करता है। तो किसी लिहाज से ये बात न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट कोल्ड वार का इरा हो गया ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उस पर्सपेक्टिव में है। बहुत सारे ये इसमें थ्योरीज़ हैं, अलग अलग थॉट। सोशल साइंसेस में कुछ भी फाइनल नहीं है, कोई एक इवेंट जो है ना वो फाइनल नहीं है, उसके बारे में ओपिनियंस हैं, थ्योरीज़ हैं, कुछ एंगल कहाँ है, कुछ एंगल कहाँ है। तो अब जो जिसको जिस तरह समझे, और हर बंदा अपने इंटरेस्ट में उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह की बातें हैं।